हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म में जो हमारा होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी आज हम इस पूरे पेपर के बारे में जानेंगे कि मिड टर्म में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सेट 1 के बारे में, तो ये सेट 1 है हमारे पास और इसका पेपर कोड आप देख सकते हैं क्या है। पेपर कोड है हमारा 59/1/1 और इसका सीरियल नंबर क्या है? सीरियल है GEFH 1/1। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा कितने देर का होता है? ये होता है हमारे 3 घंटे का और 80 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इनका टोटल मार्क्स 80 में से आता है और ये 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ आपको कुछ गाइडलाइंस दिए गए होते हैं, उनको आप टाइम निकालने के बाद ध्यान से पढ़ लें। तो हम इसको इग्नोर करते हुए आगे देखते हैं। यहाँ पे वही गाइडलाइंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए देखते हैं यहाँ से खंड क से। खंड क में क्या कह रहा है, यानी पहले भाग में क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं सारे और 1 मार्क्स क्वेश्चन टोटल कितने हैं? 12 यानी कि 12। देखिए क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करें। यानी ये हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताने में से कौन सा सही है। क्या कहा है, मिखाइल गोर्बाचेव डैश है। क्या है मिखाइल गोर्बाचेव? देखिए सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। क्या मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे या फिर रूस के साम्यवादी दल के संस्थापक थे या पश्चिमी यूरोपीय देशों के नेता थे या सोवियत संघ में सुधारों का विरोध करने वाला एक नेता थे? इनमें से क्या थे मिखाइल गोर्बाचेव? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा जो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव थे वे सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उनके महासचिव थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर और इस सेंटेंस को भी पूरा करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरब स्प्रिंग डैश थे। क्या है अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग राजनीतिक आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था या फिर पर्यावरणीय आंदोलन था? पहले देखिए, वैसे तो मैंने अरब स्प्रिंग के बारे में अपने चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप किसी और चैप्टर में किसी और यूट्यूबर से क्लास लिए होंगे तो आपने पढ़ा होगा। तो अरब स्प्रिंग है। अरब स्प्रिंग क्या थे? अरब स्प्रिंग एक सांस्कृतिक आंदोलन था, संस्कृति को लेकर यह आंदोलन किया गया था। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अरब स्प्रिंग एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने का काम करती है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आसियान या एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो इनमें से कौन काम करती है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने के लिए? इनमें से हमारा जो काम करती है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने का वह करती है आसियान। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आसियान। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, महामारियां या फिर बढ़ती कीमतें? तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा बढ़ती कीमतें। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें यह पूछा गया है जो वैश्विक सुरक्षा का खतरा पूछा है कि वैश्विक सुरक्षा का खतरा कौन सा नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी एक वैश्विक खतरा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर होने वाला खतरा है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, देखिए आतंकवादी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय लग गया, इंग्लिशली ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी एक वर्ल्ड लेवल का खतरा है। तीसरा महामारी, महामारी आपको पता ही होगा हाल ही में क्या निकला था, कोरोना। और कोरोना एक वैश्विक महामारी थे, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। तो ये महामारी भी एक वैश्विक समस्या है। और चौथा क्या है, बढ़ती कीमतें। यानी कि बढ़ती कीमतें क्या है, किसी एक देश में या फिर मैक्सिमम 2 देश में हो सकता है कि कीमत बढ़ रहे हो, लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट की कीमत
किसी तीसरे देश में हो सकता है कि कम हो। तो ये क्या है, कीमतें जो हैं वह कोई वैश्विक सुरक्षा नहीं है, कोई वैश्विक खतरा नहीं है, ये एक नॉर्मल खतरा है जो हर देश में अलग अलग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण के बारे में सही है, यानी इन तीनों चारों में से कौन सा कथन पर्यावरण के बारे में सही है यह हमें बताना है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पर्यावरण की चिंताएं वैश्विक राजनीति का अंग है। दूसरा, पर्यावरण पर एक सम्मेलन 1992 में यानी 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरणीय कार्यक्रम का संचालन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी आयोग को सौंप दिया है। चौथा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन है ए पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ये सही है, ये सही है और ये सही है, बट ये गलत है। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, दूसरे के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और चौथा, तीसरे के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा, और डी के अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पहला, दूसरा और चौथा। क्यों? क्योंकि देखिए पर्यावरण की चिंता एक वैश्विक राजनीति का अंग है, यह हमारे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहे हैं, पर्यावरण पर एक सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था, ये भी सही है, जैसा कि इसमें बताया पहला, दूसरा और चौथा क्या है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्वीकरण का मुख्य कारण है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, नई प्रौद्योगिकी का विकास, विश्व बैंक की स्थापना, भारत और चीन में अर्थव्यवस्था का उत्थान। यानी कि वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है नई प्रौद्योगिकी का विकास। यानी कि जितना नई प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है उतना ही वैश्वीकरण का भी विकास हो रहा है, जितनी नई टेक्नोलॉजी आएगी उतना वैश्वीकरण होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों वाला समूह चुनिए। यानी कि इन सब में हमें यह बताना है कि भारत के मैप में उत्तर से लेके पूरब की ओर जाने वाला सारे देश कौन कौन से हैं, उत्तर से पूरब की ओर वाला देश। तो देखिए क्या बता रहे हैं, पहला हमारा पॉइंट है असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो आप अगर भारत के मैप में देखेंगे, असम पूर्व में ही है, मणिपुर पूर्व की ओर ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ जब है नीचे की ओर है, दक्षिण और पूर्व की तरफ। वैसे ही बी में क्या बताया है, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। अब देखेंगे मणिपुर पूर्व की ओर है, त्रिपुरा भी पूर्व भारत की ओर है, और जो नागालैंड है वह उत्तर भारत की ओर है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर यही होगा बी। फिर हम इसके और आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, झारखंड, नागालैंड और उत्तराखंड। तो आप देखेंगे तो नागालैंड और उत्तराखंड है, ये दोनों उत्तरी भारत के राज्य हैं, और झारखंड जब बीच में है। वही तीसरा क्या है, मणिपुर, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो आप भारत के मैप में अगर देखेंगे तो मणिपुर और मिजोरम ये दोनों भारत के पूर्वी एरिया में है, और जो महाराष्ट्र है वह पश्चिमी एरिया में है, यानी कि पश्चिमी राज्य है। यानी भारत के पश्चिम से दक्षिण की ओर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि गुजरात के नीचे जो हमारा राज्य है वह महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। वाक्य क्या है, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को डैश की राजनीति के रूप में अपनाया था। ऑप्शन क्या है हमारे, ए है नियोजित विकास, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी समाजवाद और डी औद्योगिकीकरण। यानी भारत ने पंचवर्षीय योजना क्यों अपनाया था, भारत पंचवर्षीय योजना इसलिए अपनाया था ताकि वह अपना नियोजित विकास कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पॉइंट, यानी कि नियोजित
विकास करने के लिए भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया। नेक्स्ट, 1974 में राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किसने किया था? देखिए, 1974 में राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल का आह्वान किसने किया? वह किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। यानी कि ये तीनों तो नहीं थे, बट इन्होंने ही रेल हड़ताल करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली घुसपैठी भेजे। दूसरा, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बना। तीसरा, पंजाब समझौते पर लोंगेवाला और राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। और चौथा, जम्मू कश्मीर एक देसी रियासती थी। अब इसका देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, हमें काल के अनुसार, यानी कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस ऐसे से करके हमें सबको सेट करना है। तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी एक अकॉर्डिंग है। ये चारों जो इस हिसाब सेट है वे सही है। बी क्या कह रहे हैं, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी बी के अकॉर्डिंग पहले जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत थी, फिर पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली घुसपैठी भेजा, उसके बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बना, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, पंजाब समझौते पर लोंगेवाला और राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। और जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा बी ही है, यानी कि पहले ये जम्मू कश्मीर वाला हादसा हुआ, फिर पाकिस्तान और कश्मीर, उसके बाद शेख अब्दुल जम्मू कश्मीर के वजीर आजम बना, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था कि लोंगेवाला पे राजीव गांधी ने हस्ताक्षर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत की? पहला, इंदिरा गांधी, दूसरा, राजीव गांधी, तीसरा, मनमोहन सिंह और चौथा, इंद्र कुमार गुजराल। यानी कि इन सब में से किसने भारत के अंदर सबसे पहले आर्थिक सुधार की शुरुआत की? तो वो है हमारे बी, यानी कि राजीव गांधी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन दिया गया है ए, यानी कि मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग को नियुक्त किया। और कारण क्या है, आर क्या बता रहा है, आयोग को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के कारणों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये जो हमारा अभिकथन है ये सही कारण है आर का, यानी जो आर है जो कारण बता रहा है इस अभिकथन का, वह सही है या नहीं ये बताना है हमें। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारा, ये है हमारा अभिकथन और कारण यानी आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। यानी ए में ये कह रहा है कि जो आर और ए है दोनों सही है, और जो आर है वह ए की सही व्याख्या है। बी में क्या कह रहे हैं, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी बी पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे दोनों पॉइंट है ये दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह अभिकथन ए का सही कारण नहीं है। और अगला क्या कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। यानी सी के अकॉर्डिंग ये है कि अभिकथन ए सही है और आर गलत है। और डी क्या कह रहा है, अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है। यानी डी इसी का उल्टा कह रहा है, ए गलत है और आर सही है। इन चारों में से सही आंसर क्या है, इन चारों में से सही आंसर है हमारा पॉइंट नंबर सी, जिसमें क्या कह रहा है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर जो है वह गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे खंड का खत्म होता है और खंड खा शुरू होता है, जिसमें कि 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं। और 2 मार्क्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आसियान शैली की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर कीजिए। गाइस अगर आपने हमारी क्लास अटेंड किया होगा तो हमने आपको अपने चैप्टर में बताया था
आसियान की 2 विशेषता क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर हमारा पूरा प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लें, आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। वैसे देखिए अगला क्या है, किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति को दर्शाएं। 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सुरक्षा पद की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन, ऐसे किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए जिन्होंने किसी राज्य में कभी अपना सरकार बनाई हो। अगला क्वेश्चन क्या है, मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों को उजागर कीजिए। 18वां, भारत में पहली मिली जुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार किस वर्ष बनी थी और क्यों बनी, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यूनिसेफ यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है तथा इसके कोई 2 कार्य लिखिए। गाइस इस टाइप के आपके बुक में जितने भी पॉइंट्स दिए गए, जितने भी शॉर्ट वर्ड है, उसकी मैंने एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो जरूर देख के जाएं क्योंकि इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस पूरी वीडियो 2 पार्ट में वीडियो का, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर जरूर देखें। ये 2 पार्ट से मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर एक बार देख लें। आगे देख क्या है, अपने दैनिक जीवन पर वैश्वीकरण के हुए किन्हीं 2 प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 21वां, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के कोई 2 उपाय सुझाइए। 22, भारत इजराइल संबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 23वां, गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का उजागर कीजिए। गाइस जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का मैंने पहले ही से वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है पूरी चैप्टर का। तो एक बार उन चैप्टर के बारे में आप अच्छे से जरूर देखें, उसके बाद आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। और यदि हमारे किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों का आंसर चाहिए हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसके आंसर के बारे में भी आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इन देखिए क्या बताया गया है, चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। अलग थलग एवं अत्यंत अविकसित होने के अतिरिक्त यह क्षेत्र भारत के सक्षम राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। यानी कि देखिए अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का राज्य नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा। आपने अगर कभी मैप देखा होगा तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है, ये भी पूर्व की ओर ही है। मेघालय और त्रिपुरा मैंने आपको ऊपर बताया, ये दोनों भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। और जो उत्तराखंड है वह कहाँ है, वह उत्तर की तरफ है, भारत के उत्तर की ओर उत्तराखंड है। तो ये बी जो है वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पहला असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हुआ था वह भारत का कौन सा राज्य है, वह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ही भारत को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में गठित किया गया था। आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत और चीन के युद्ध के तुरंत बाद ही ऐसा कौन सा देश और राज्य था जो हमारे भारत के साथ विलय गठित हुए, वह थे सिक्किम। आपको जान के हैरानी होगी, जो सिक्किम था, सिक्किम भारत और चीन के युद्ध से पहले एक आजाद देश कहलाता था और एक छोटा सा देश है। इसीलिए इसको डर हो रहा था कि या तो भारत मुझे मार देगा या फिर चीन मार देगा।
जो बहुत छोटा था और इसको मारना बहुत आसान था। इसीलिए इस डर से क्या किया, ये भारत में सिक्किम जो है भारत में शामिल हो गया। और कब हुआ, ये भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के बाद तुरंत बाद ही जो सिक्किम है वह भारत में शामिल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कौन सा राजनीतिक दल भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आंतरिक मतभेद होने के कारण विघटित हुआ। वो कौन सा राजनीतिक दल था, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर जनसंघ। तो आपको मैं बता दूं, जो ये फोर्थ पॉइंट है इसका राइट आंसर है पॉइंट नंबर सी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध से तुरंत बाद एक आंतरिक मतभेद के कारण क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये पूरी तरह से टूट गया, इनका विघटन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन मैप के ऊपर है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा चित्र यानी कि मैप में 4 राज्य केंद्रित क्षेत्र को A, B, C और D के द्वारा अंकित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्य यानी कि केंद्र शासित राज्य की पहचान कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में इनकी सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा मानचित्र में दिए गए संबंधित अक्षर नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए। यानी कि हमें एक अंकित किया गया नाम है ABCD मैप के ऊपर लिखा हुआ है और इसके बारे में कुछ हिंट्स हमें दिया गया क्वेश्चन में, उन्हें हम पढ़ के उन हिंट्स का नंबर और जो मैप के ऊपर अंकित ABCD है वह पॉइंट और वह कौन सा राज्य है उस राज्य का नाम हमें इसमें लिखना है। चलिए आगे देखते हैं इस बारे में क्या क्या पॉइंट दिया गया है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वह राज्य जिससे मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल का संबंध था, वह राज्य कौन सा है, वह राज्य है हमारा बिहार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वह राज्य जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सरकार बनाई, कहाँ बनाई थी, यूपी में। तीसरा, वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसका गठन 2019 में किया गया था, कौन सी जगह है, 2019 में किसका गठन किया गया था और कहाँ पे, वह किया गया था जम्मू कश्मीर में, यानी कि JNK जम्मू कश्मीर। चौथा, वह राज्य जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, वह राज्य कौन सा है, वह है हमारा दक्षिण में स्थित तमिल। ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स अंकित किया गया है, हम एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए ए पर है हमारा जम्मू कश्मीर, D पे बिहार, C पे तमिलनाडु और D पे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको इन चारों राज्यों का नाम स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप वहां देखकर इनको नोट कर सकते हैं। और आप एक बार मैप को ध्यान से देख लें। देखिए ऊपर A है, उसके बाद यहाँ पर B है और सबसे नीचे क्या है, C और उसके बाद D। तो ये 4 राज्य हैं और इन चारों का नाम मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना मैप भर लें और आप इस बॉक्स को भर के और दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। देखिए आप इस बॉक्स में क्या भरेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट है पहले में आएगा B यानी कि बिहार। ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा वह राज्य जहां बहुजन समाज पार्टी यानी कि क्या था हमारा, D था। D पे क्या है, यूपी। तो B, D। और तीसरा पॉइंट क्या है, वह केंद्र शासित देश जहाँ पर क्या हो, केंद्र शासित राज्य जहाँ पर क्या है 2019 में गठन किया गया था, वह हमारा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लिए क्या अंकित किया गया है, वह किया गया है A। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर JNK। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा तमिलनाडु और तमिलनाडु का क्या है C यानी कि तमिलनाडु। तो आप इनको फिल करके और आगे पास कर सकते हैं। तो आशा करता आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ में जो कार्टून दिखाया गया है इनको हमें देखना है और नीचे पूछे गए क्वेश्चनों का
आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दाईं ओर बैठे बाघ कौन से संगठन को दर्शा रहा है। और पॉइंट्स हमारे क्या हैं, पॉइंट से पहला लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, दूसरा लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल स्टेट, तीसरा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईस्ट, चौथा लिबरल टाइगर ऑफ तमिल इलम। यानी कि जो हमारा टाइगर है राइट साइड में बैठे हुए दाईं ओर, वह टाइगर क्या दर्शा रहा है, वह दर्शा रहा है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 1983 के बाद श्रीलंका में उभरा संघर्ष निम्नलिखित में से किस पर आधारित था। पॉइंट्स क्या हमारे, सरकार द्वारा राजनीतिक पार्टी के बीच भेदभाव, बी सरकार द्वारा दो समुदायों के बीच भेदभाव, सी सरकार द्वारा दो क्षेत्रों के बीच भेदभाव, और डी सरकार द्वारा दो धर्मों के बीच भेदभाव। तो जो 1983 के बाद श्रीलंका में उभरा संघर्ष था वह था सरकार द्वारा दो समुदायों के बीच भेदभाव को लेकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर बी, सरकार द्वारा दो समुदायों के बीच भेदभाव। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, श्रीलंका में संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत इस समस्या से दूर रहा है और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यानी श्रीलंका जो संघर्ष है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि भारत अपने आप को इससे दूर रखा, क्या ये सही है। दूसरा पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से समस्या हल करने को कहा। क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को श्रीलंका में संघर्ष को हल करने के लिए कहा, या फिर भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और समस्या के समाधान में शामिल हुआ, या डी संघर्ष के दौरान भारत ने श्रीलंका के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। तो भारत ने क्या किया था, जब श्रीलंका के अंदर संघर्ष चल रहे थे तब भारत ने श्रीलंका का साथ लिया, यानी कि भारत श्रीलंका के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया और उसके साथ समस्या का समाधान किया। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पॉइंट नंबर सी। अगला पॉइंट, कार्टून क्या दर्शाता है। कार्टून श्रीलंका की सरकार पारस्परिक विरोध दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाने में सफल रही, या फिर बी दोनों गुट सरकार के विरुद्ध थे, या सी सरकार ने दोनों समुदायों के साथ समान व्यवहार किया, या फिर डी परस्पर विरोधी दोनों गुट के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन था। यानी इसका जो आंसर राइट आंसर है वह क्या है, पॉइंट नंबर डी, यानी परस्पर विरोधी दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन था। आगे जो आपको पॉइंट दिया गया है ये नेत्रहीन लोगों के लिए है, जो देख नहीं सकते उनके बारे में है। तो खैर हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे, चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टार्ट होता है हमारा खंड ड, यानी कि लास्ट का, और लास्ट का जो हमारा पॉइंट है ये हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इनकी 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 का क्या कह रहा है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। राइट, इसके ऊपर मैंने पूरे टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इन वीडियो को जरूर देखें। दूसरा क्या है, अरब स्प्रिंग के प्रारंभ होने के किन्हीं 2 कारणों तथा इस आंदोलन के किन्हीं 2 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। गाइस ये अरब स्प्रिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे मैंने इस पॉइंट पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आप अरब स्प्रिंग के बारे में यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं और सर्च करके अरब स्प्रिंग के बारे में देख सकते हैं कि अरब स्प्रिंग क्या था। अगला क्वेश्चन क्या है, 28,
स्वतंत्रता के बाद भारत के सक्षम आई 3 किन्हीं चुनौतियों को उजागर कीजिए। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने जो 3 चुनौती आई उनको उजागर करना है। और इसी का ख पॉइंट क्या है, देशी रियासतें यानी कि रजवाड़ों को भारत संघर्ष में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका उजागर कीजिए। राइट, वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इनको भी आप जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की ताकत का मूल्यांकन किन्हीं 3 तथ्यों के आधार पर कीजिए। और इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न समस्याओं के बावजूद दक्षिण एशिया के सभी देशों के लोग लोकतंत्र का समर्थन एवं उनकी आकांक्षा करता है। किन्हीं 3 उपयुक्त का उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं, हर एक में आपको 2 पॉइंट दिया गया है और इन 2 में से कोई एक ही करना है। ऊपर भी जो आपने देखा था 27, 28, इनमें भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, क और ख, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। वैसे ही अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता के बाद प्रथम 20 वर्ष में भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ उसके बाद लगातार जो हमारा कांग्रेस पार्टी है वह भारत में 20 वर्ष तक लगातार राज्य किए। इसके पीछे क्या कारण था इसके बारे में हमें बताना है। इसी का दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, हमें 1975 में आपातकाल घोषित करने के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि इनका आंसर मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, तो आपने अगर इसको भी नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ये आपको इंदिरा गांधी के बारे में बता रखे हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किया था कि बिना अपने मंत्री दल से परमिशन लिए और डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति के पास जाकर और पूरे भारत के अंदर आपातकालीन घोषित करवा दी। और जो भी इंदिरा गांधी यानी कि उस टाइम वो सरकार थी उनकी, तो जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिए। और कई नेता को तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती जेल में डाल दिए बिना उनकी कोई गलती के। बस इंदिरा गांधी को डाउट था कि ये हमारे काम के बीच में बोलेंगे, तो उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था कुछ दिन के लिए। तो वही हमें बताना है 1975 में जो आपातकालीन घोषित हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, उनके प्रमुख 3 कारण क्या थे। तो मैंने इसके बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो अपनी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दोनों जगह दे दिया है। आप वहां जाकर एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो गाइस यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपको जो मैंने वीडियो दिखाया है, इसमें जो क्वेश्चन दिखाया है, ये आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस यदि आप हमारे किसी भी चैप्टर या किसी भी वीडियो का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और गाइस यदि आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आने वाले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर बनाकर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। तब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।